6 महीने में पूरा एसएससी का सिलेबस आपने कर लिया। हाँ सर, तो उसमें भी अपना दिमाग शांत रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बौखला गया एकदम से, इजी क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन आ गया। तो स्ट्रेस हो जाता था, पढ़ाई में मन भी नहीं करता, तो फिर क्या करते थे दोबारा पढ़ाई में मन लगाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए? मेरे पापा को मतलब पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, उनकी अभी तक शॉप थी पर छूने के सामान की थी छोटी, तो वो बंद हो गई थी अभी पिछले साल। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ अलवर राजस्थान से एक और सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू एएसओ इन एमईए की पोस्ट पे। हालांकि इनके होम टाउन में एएसओ कोई समझता नहीं है। हमारे गांव देहात में ज्यादातर लोग इंस्पेक्टर शब्द से ज्यादा रिलेट करते हैं। जी सर। तो अगर आप कभी एएसओ बने फ्यूचर में तो उनको बताना इंस्पेक्टर से थोड़ा सा ऊपर है तो ज्यादा इज्जत करेंगे। यही बताना पड़ता है सर। यही बताना पड़ता है ना। बड़े सरकारी नौकरी लगी है, बढ़िया सरकारी नौकरी इंस्पेक्टर से बेहतर है। मंत्रालय में लगी है। मंत्रालय में, हाँ। मंत्रालय में तो मंत्रालय शब्द ज्यादा कैच करेंगे। तो विदेश मंत्रालय में ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुई हैं 2024 के थ्रू। सबसे अच्छी बात ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया है। जी सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है, जरूरी कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या पढ़ाई में टैलेंटेड हो, सही गाइडेंस ज्यादा मायने रखती है। उसको पहले से पता हो। जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर से। ग्रेजुएशन में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो 1 साल केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इनके बड़े भाई ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सीजीएल 2022 के थ्रू पीए की पोस्ट पे मुंबई में। तो उन्होंने जो है इनको सारी गाइडेंस दी कि यहां से पढ़ना है, मैथ हमसे पढ़ना है, इंग्लिश ऐसे पढ़नी है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे रिवीजन करना है, ये मॉक टेस्ट देने हैं। तो इससे समय बहुत बच गया। तो जो ऑन एन एवरेज भारत के हर बच्चे का टाइम खराब होता है ना रिसर्च करने में, 1-1.5 साल तो रिसर्च करने में ही खराब कर देता है। ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं जो पढ़ना शुरू करते हैं, परसेंटेज चैप्टर ही 5 टीचर से पढ़ चुके हैं। पांचों के अलग नोट्स बनाए, पर उससे कभी बात आगे नहीं बढ़ी। तो रिसर्च करने का टाइम बहुत बच जाता है और इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ। सीएचएसएल में भी सिलेक्शन हुआ है और सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ। और दोनों में कितनी रैंक है? 233 दोनों में रैंक है। 233 दोनों में रैंक है। बताइए कितनी मजेदार बात है। और सीएचएसएल का तो खैर अभी डीवी स्किप कर दिए हैं और इनका एमईए का डीवी हो चुका है और इनकी मई से ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो इस वीडियो में सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगी। अभी बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन हो रही है कंप्लीट, वो कंपटीशन की तैयारी में आने वाले हैं, वो 2026 में 27 में अपना अटेम्प्ट देंगे। तो इनकी जो बात है, इनके जो सजेशन आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इंप्लीमेंट करना अपनी तैयारी में। सबसे पहले तो सारी तैयारी घर से ही करी? जी सर, घर से ही की है सारी तैयारी। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस से? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास। कितना फायदा है ऑनलाइन? जैसे आपको तो ऑफलाइन का कुछ पता ही नहीं है ना, कि कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे वहां पे माहौल बनता है ना, और किस तरीके से टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, तो ये मिथ बिल्कुल निकाल दीजिए कि सीजीएल जैसे एग्जाम में खासकर नौकरी लेने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी, ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन घर से पढ़ के ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन कितना बेटर लगा सर? ऑनलाइन सच में मतलब गांव के लोग और ये होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में एक तो गांव का बच्चा पहले कभी बाहर निकला नहीं है और जैसे ही वो निकलता है तैयारी के लिए तो उसको 10 डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं वहां पे, चकाचौंध बहुत होती है। तो वहां पे वो पढ़ाई करने की बजाय फिर कुछ और करने लग जाता है। तो इस वजह से फिर कोचिंग की क्लासेस स्किप करना और वो सब चलने लग जाता है। और रिकॉर्डेड में ये है कि तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर तुम्हारा घर का कोई काम कर रहे हो तो बाद में देख लो, घर का कोई काम कर रहे हो तो बाद में देख लो। और ये भी है कि मतलब तुम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर तुमको लगता है कि मैं मतलब जल्दी कर सकता हूँ या जल्दी कर सकती हूँ, तो उसको एक दिन में 2 लेक्चर लेके 3 लेक्चर लेके जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कम टाइम है तो। और फिर रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना। तो जैसे मैं बहुत डिटेल में खुल के पढ़ाता हूँ। हाँ सर। मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को कैसे प्लस माइनस से ऊपर कुछ आता नहीं है। सच में। इसे गिनती आती नहीं है। इसने पाई भी अपनी जिंदगी में कुछ कभी नहीं सुना। सर्कल की परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, जानता भी नहीं है। हाँ सर। मैं ऐसा मान के बच्चे को पढ़ाता सर देखा था मैंने, मैं ये सोचती थी सर इतना बेसिक क्यों पढ़ाते, इतना तो सबको आता ही होगा। नहीं आता, पर नहीं आता। लिटरली देसी भाषा में वो गधे मान के पढ़ाता हूँ बच्चों को कि दे यार बिल्कुल खोखले बच्चे आए हैं। तो मैं उससे क्या है, कोर्स की लेंथ हमारी बहुत ज्यादा है। मैं 350-400 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन
देखो जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं उसको तो पढ़ना पड़ेगा। वो सोचे कि मैं 100-150 घंटे में, कभी जिंदगी में गणित नहीं पढ़ा, उम्र होगी 25 साल और सोचे 100 घंटे में एसएससी गणित सीख जाऊं, ये इम्पॉसिबल है। वो बच्चा जो पहले से कर चुका उसके लिए ठीक है। जैसे आपका मैथ ठीक ठाक है तो आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी दिन में 2x की स्पीड में लगा के, कितने कितने लेक्चर देख लेते थे? सर 3 लेक्चर मैं डेली देखती थी, फिर 5-6 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था मैथ्स का। कभी ऐसा लगा कि कोर्स की लेंथ ज्यादा है या समय बहुत ज्यादा लगा ऐसा? सर ये सब चीजें मेरे दिमाग में ही नहीं आती थी, क्योंकि पता था कि ये कंप्लीट करना है तो करना है बस। दिन में 3-4 लेक्चर देख लेते थे? हाँ सर, वो 2-3 घंटे में हो जाते थे, क्योंकि 2x पे देखते थे, फिर साथ साथ नोट्स बना लेते थे। तो फिर उसके अलावा 2-3 घंटे की तो ये क्लासेस हो जाती थी, फिर 2 घंटे रिवीजन भी करते थे कि हाँ मतलब जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट लॉस की क्लासेस चल रही हैं और परसेंटेज की शीट्स चल रही हैं रिवीजन के लिए। तो ये होता था। वही मैं कहता हूँ, अगर आप कमजोर हैं पढ़ने में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। 300-400 घंटे से कम में आप गणित सीख नहीं सकते एसएससी का। और ठीक ठाक है 2x की स्पीड में लगाइए, दिन में 3-4 लेक्चर निपटाइए और आपका 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन करना बचेगा, लेकिन आपको अपनी पहले कैपेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो मैथ्स में पूरा सिलेबस आपने पढ़ा एप्लीकेशन से? जी सर। अरिथमेटिक भी और एडवांस भी? अरिथमेटिक भी एडवांस भी दोनों साथ लेके चले कि अरिथमेटिक का एक टॉपिक हो गया, 2-3 टॉपिक अरिथमेटिक के कर लिए, फिर उसके बाद एडवांस के, जिससे दोनों चीज टच में रहे। तो क्या आपको क्या पढ़ने में ज्यादा मजा आया, अरिथमेटिक? सर मेरे को अरिथमेटिक करने में ज्यादा मजा आता था, कैलकुलेशन वगैरह और वो सब। तो अरिथमेटिक में जैसे मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखाता किसी बच्चे को, मैं कुछ भी रटने को नहीं कहता, परसेंटेज रेशियो से ही मैं पूरा अरिथमेटिक सिखाता हूँ। तो अप्रोच कैसी लगी वो वाले? सर अप्रोच बहुत बढ़िया थी। मतलब जैसे काफी कोई लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते थे, डाउट पूछते थे कि हाँ ये सॉल्व करके दे, फिर उनको बताते हैं फिर ये तो मतलब ये कैसे किया है, ये रेशियो से परसेंटेज से ये हो कैसे गया है, वरना वही एक्स मान के और वो सब होता था ना, वो समझ में नहीं आता काफी लोगों को। तो ये तो मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे लाइब्रेरी में हीरोज होते हैं क्योंकि उनके पास डाउट पूछने आते हैं और परसेंटेज रेशियो की जो अप्रोच है वो गजब की है। फिर एडवांस मैथ में तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ बिना फॉर्मूले याद करे हो नहीं सकता काम। तो फॉर्मूले के नोट्स बनाए थे सारे? सर फॉर्मूले के नोट्स वो आपकी कंसेप्ट किंग बुक है तो उसी से फॉर्मूले कर लिए थे। और बाकी ये था कि मेरे साथ 12th तक पीसीएम थी, तो मुझे मोस्टली चीजें पहले से आती थी। उसका फायदा हुआ था। उसका फायदा होता है जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, उसको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि है तो सब कुछ है 10th का ही। हाँ सर, मतलब 5th क्लास से ये हाल था कि 5th 6th क्लास तक तो मेरी मैथ बहुत ही ज्यादा वीक थी। मतलब कि अगर तुमने अभी मेरे को 2 घंटे बैठ के समझाया है कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, तब भी मुझे कि पेपर में जाके मैं गलत कर दूंगी, ये होता था मेरे साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करी, फिर मेरी मैथ्स भी स्ट्रांग हुई। 10th में भी मैथ्स में 100, 12th में भी मैथ्स में 100, फिर बाकी तो यहाँ सीजीएल में हो ही गया। अब कॉन्सेप्ट हमने कोई भी नहीं छोड़ा और परसेंटेज रेशियो से पूरा अरिथमेटिक समझाया। उसके बाद शीट्स में देता हूँ हर चैप्टर की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके सारे टॉपिक और सारे टाइप कवर हो जाते हैं उनमें, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही होते थे लगभग, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही देखने को मिलता था। ये होता था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने एक बार टिक के पढ़ लिया ना हमारे साथ, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो एक्स्ट्रा मेहनत वाला काम है ना, जो खुद से रिसर्च वाला काम है कि यूट्यूब से देख रहे हो, अरे ये टाइप छूट गया चलो यूट्यूब से देखते हैं, वो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। जो मैंने पढ़ा दिया वही अंतिम सत्य है। अच्छा, उसके बाद ना यूट्यूब पे हमारी बेस्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज भी चलती है। कोई भी पेपर हुआ हम उसका सॉल्यूशन कराते हैं, उसमें जो भी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं वो सब देखे। हाँ सर, क्योंकि क्या होता था कि जैसे एक मेरा पेपर है तो उससे 3-4 दिन पहले सारा चीजें छोड़ के बस वही देखते थे कि हाँ बेस्ट 50 की देख लो, क्योंकि वही है ना कि लास्ट टाइम में एकदम कंसेप्ट क्लिक कर जाएगा अगर वही आया तो। हालांकि पहले वो देखी हुई होती थी, बट वो एक बार रिवीजन कर लेते थे। सारी वीडियोस देखी है बेस्ट 50 की और ये सब सारे एग्जाम्स की, CGL, CHSL, CPO, तो हेल्पफुल है। हाँ सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। हालांकि काफी बार तो वही जैसे होता था ना कि अभी ये 2-3 दिन पहले पढ़ा है और वही उठ के एकदम से आ गया पेपर में, तो उसकी अलग ही खुशी होती है फिर। तो आपके प्री में भी, CGL CHSL में और मेंस में भी? जी सर। CHSL CGL में फुल मार्क्स हैं? जी सर, मैथ्स में फुल मार्क्स थे। तो ये फुल मार्क्स लाना इतना मुश्किल नहीं है अगर पूरा ढंग से पढ़ा हो तो सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो बच्चा स्किप कर करके पढ़ता है चीजों को तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। सर उसका तो वही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑन एन एवरेज जो बच्चा होता है एक, वो क्या करता है, जैसे अभी आने वाला एग्जाम जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, तो वो अभी 4 महीने पहले तैयारी शुरू करेगा।
फिर वो ये सोचेगा मेरा जैसे तैसे प्री निकल जाए, मेंस की मैं कर लूंगा। फिर वो कुछ चीजें पढ़ेगा, कुछ चीजें छोड़ेगा। तो काफी लोगों का फिर निकल भी जाता है, पर उनका फिर मेंस नहीं होता। फिर मेंस होगा, उसके 2-3 महीने बाद फिर अगले सेशन का वो प्री का वो होने लग जाएगा कि अगली बार का प्री है। फिर ये लूप चलता ही रहता है, क्योंकि उसने एक बार सिलेबस ढंग से डट के पढ़ा नहीं है, चीजें छोड़ी हैं, चीजें पढ़ी हैं। तो ये सब चीजें होती हैं मेन। तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तुम सिलेबस करो अच्छे से, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। ये होती है। इंपॉर्टेंट चीज को जान लगा के पढ़ो। हाँ। लेकिन जो चीज कम इंपॉर्टेंट है उसको स्किप ना करो। हाँ सर, ये तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपका पैटर्न ऐसा हो गया है कि तुम कुछ नहीं कह सकते कहाँ से कितना आएगा। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि जो टफ टॉपिक लगता हो उसमें से इजी आ गया, और अब जब तुमसे इजी ही नहीं हुआ तो तुम तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए ना। अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि अगर आप 3 क्वेश्चन नहीं बना पाए, आप बाहर हैं, ऑलरेडी बाहर हैं। गणित में 2 सवाल ना बनाओ, रीजनिंग में 2 सवाल ना बना पाओ, आप नौकरी लग जाए आपकी, बता देना हमें। लग ही नहीं सकती। 100% करना पड़ेगा, एक भी सवाल छोड़ने का भी स्कोप बचा नहीं, क्योंकि पैटर्न ऐसा हो चुका है। पहले तक 100 क्वेश्चन आते थे, 2-4 सवाल अरे नहीं हो पाए, नहीं बना पाए, चलो ठीक है माफ हो जाएगा। अब नहीं माफ हो सकता, अब तो नौकरी से ही बाहर हो गए या फिर रैंक खराब हो जाएगी। जी सर। इसके बाद प्रीवियस ईयर पे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं सर, पर मॉक भरपूर दिए थे, क्योंकि सिलेबस करने के बाद, रिवीजन करने के बाद मॉक सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुमने मॉक अच्छे से दिए हो। कितने मॉक्स लगा दिए? सर, मैथ्स की लगाई थी सारी, जो सेक्शनल शिफ्ट थी 2021 से लेके 2024 तक की सारी शिफ्ट्स लगाई थी। फिर जो फुल लेंथ पेपर देते थे वो डेली देते थे। तो आराम से 100-150 के करीब मॉक आराम से लगाए होंगे, प्री के भी फिर मेंस के भी। इंग्लिश कैसे करी है आपने? सर, इंग्लिश का मैंने बैच लिया हुआ था अमन वशिष्ठ सर का, तो पूरी उनसे ही किया है। ग्रामर वोकैब के लिए अलग सोर्स फॉलो किया था, बट ग्रामर और सारी चीजें उनसे ही पढ़ी हुई है। तो आपने जो भी पढ़ा एक ही सिंगल टीचर से पढ़ा? जी सर, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं कि मतलब अभी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जाम आने लगेगा उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उनको ये लगेगा कि मुझे इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, फिर वो दूसरे टीचर को फॉलो करेंगे। फिर वो सोचेंगे कि बचे हुए टाइम में इस टीचर का सारा कुछ कवर कर लिया जाए। अब लास्ट के टाइम में रिविजन करना जरूरी होता है ना, कि नई चीज को पढ़ना। तो ये होती है कि बात ये है कि तुम एक टीचर को फॉलो करो और उसके साथ एंड तक रहो। ऐसा टीचर चुनो जो कंप्लीट कंटेंट पढ़ाता हो। बहुत सारे टीचर ऐसे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जिनका आपको समझ में भी आएगा, लेकिन वो टीचर आपको वही चीज पढ़ा रहा है जहां तक आपका दिमाग समझने की ताकत नॉर्मली रखता है। उससे ऊपर की चीज वो छूते ही नहीं है, या उससे ज्यादा डेप्थ में वो जाते ही नहीं है, क्योंकि वो आप केवल खुश करने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो टीचर बहुत डेंजरस है। जितना दूर हो सके उनसे उतना दूर रहो, ठीक है ना। बहुत कम टीचर हैं जो टिक के मेहनत के साथ वाकई में सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम हैं। हम आपको टिक के पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे वो दी एंड होगा। उसके अलावा आप कोई भी पेपर दो। मैं कहता हूँ हम किसी एग्जाम की तैयारी कराते ही नहीं, हम मैथ्स सिखाते हैं। मैथ्स किसी भी एग्जाम का आपको ऐसा नहीं कि सीडीएस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, या सीजल मींस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, जीडी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ वही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो जो टीचर वो गारंटी दे कि जो मैंने पढ़ा दिया वो अंत है, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, वहां से आपको पढ़ना चाहिए। और समझने की आप 10, 5, 7, 10 क्लास देखोगे, उसके बाद जो आपकी ट्यूनिंग टीचर के साथ बैठती है तब पढ़ना समझ में आना शुरू होता है। जी सर। जीएस में तो बहुत सारे सेक्शन है, तो आपने फिजिक्स ऑनर्स किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं सर? वो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। पढ़ी ही नहीं थी? वो आती थी पहले से, क्योंकि 12th तक भी काफी स्ट्रांग थी और उसके बाद भी फिजिक्स ही पढ़ी थी। इसका फायदा होता है? जी सर, बिल्कुल होता है। एक साइंस वाले बच्चे को आर्ट्स का वो पढ़ लेगा, लेकिन एक आर्ट्स वाला बच्चा लास्ट में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और ये कैसे समझेगा। हाँ, आर्ट्स वाले बच्चे को मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, रीजनिंग के लॉजिक में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत वो तो फिर समझ में ही नहीं आनी फिजिक्स केमिस्ट्री। उनमें कैसे वो पढ़ेंगे कि रटना है या कैसे, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स। तो ये होता है। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये कैसे किया आपने? सर, ये परमार सर से किया था। प्रॉपर उनकी क्लासेस ली, नोट्स रिवाइज किए, लेकिन उनके नोट्स बहुत बार रिवाइज किए। रिवीजन ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है? सर, रिवीजन ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम एक टॉपिक छोड़ के चले जाओ, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर तुमने बिना रिवीजन किए चले जाओ तो बिना रिवीजन किए चले जाओ तो तुम्हारा सारा पढ़ना हुआ वेस्ट है। कि चाहे तुमने कितनी ही क्लासेस देखी हो, कितने ही टीचरों से पढ़ा हो, सारा कुछ वेस्ट है। तो मल्टीपल रिवीजन करते सर, थे? मल्टीपल रिवीजन। ये रिवीजन का तरीका मतलब जैसे आपने नोट्स बनाए उसको देखते रहना या लिख लिख के रिवीजन करना, कैसे करते हैं? सर, जैसे मतलब मोस्टली तो ऐसे पढ़ के वो होना कि हाँ याद करना है, और जैसे कुछ कुछ टफ लगता था तो वो लिख के भी करते थे। ये होता था।
लिख लिख के भी। जी सर। जैसे रटने वाला काम है, इतिहास में बिल्कुल रटने वाला काम है, तो रटने का एक्चुअल तरीका क्या है? जैसे क्या ये डाटा है, ऐसे ऐसे बोल बोल के रट रहे, कैसे रटते हैं? नहीं सर, जैसे ऐसे होता था कि आज मैंने क्लास ली है सर की, तो अब आज ही उसको वो एक बार पढ़ लूंगी, मतलब नोट्स को। अगली क्लास में मैं तभी ही पढ़ूंगी जब आज का पूरा रिवीजन कर लिया होगा, आज के नोट्स पढ़ लिए होंगे। पहले क्लास में सुना, फिर क्लास के बाद करा, फिर अगली क्लास शुरू होने से पहले करा। जी सर। ओके। तो सर इससे, क्योंकि 70 to 80% चीजें इससे ही याद हो जाती हैं। एक बार तुमने रीडिंग भी लगा ली तो हो जाएगा काम। और कभी ऐसी फीलिंग आई कि हाँ अब मेरा सिलेबस कंप्लीट है? कभी नहीं आई सर ये फीलिंग कभी नहीं आती? कभी नहीं आती। आधे लोग इस फीलिंग को आने का इंतजार करते रहते हैं, उसके बाद मॉक देंगे। हाँ, वो फीलिंग कभी नहीं आनी। सिलेबस अगर आपका 70-80% हो गया है ना, तो मॉक देने स्टार्ट मॉक लगाना शुरू कर दो। जी सर। मॉक लगाते हैं बच्चे। तो जैसे आपने पहला मॉक लगाया, कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे तैयारी के पहले दिन लगाया था, तब मेरे 70 मार्क्स थे, तैयारी शुरू करने से पहले। जी सर। हाँ, ये चीज मैं कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कोचिंग की जरूरत है कि नहीं। अगर आप रेंडमली कोई मॉक टेस्ट लगा के देखिए, अगर आप 70-80 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो यानी कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको थोड़ा सा पुश चाहिए और सही गाइडेंस मिलेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके पहले आप रेंडमली सीजल की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर बनना है, कोई भी प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर का आप उसका पेपर देखो, आपके नंबर ही उसमें 20-30 आ रहे हैं, तो भाई आपको तो एग्रेसिव तरीके से कोचिंग चाहिए, मास्टर की मार चाहिए, हो नहीं सकता। तो उसके बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करते थे। सही तरीका क्या एनालिसिस करने का? सर सही तरीका एक मतलब ये भी है कि मतलब तुमको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ये नहीं है कि जो तुम्हारा सही हुआ है वो नहीं देखना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। मेरा तरीका ये होता था कि मॉक सबमिट किया, उसके बाद 5-10 मिनट थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं और जो छूट गए हैं सबसे पहले उनको देखती थी। उनको लिखते भी थे? सर लिखते नहीं थे, उनका स्क्रीनशॉट सेव करके अलग अलग फोल्डर बनाए हुए थे, तो उनमें कर देते थे, जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प हो जाती थी। तो उसको करके फिर उसके बाद पूरा पेपर देखते थे एक बार, कि कौन सा, कि किसी मतलब मैथ्स में कोई शॉर्ट ट्रिक हो, किसी उसमें किसी क्वेश्चन में, या फिर कुछ और कंसेप्ट लगाया हुआ हो, मैंने कुछ अलग सोचा हो, तो पूरा भी देखते थे एक बार। फिर उसमें भी कुछ अलग लगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेते थे। सर लिखने में बड़ी वो मुझसे तो ये होती थी कि एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, फिर तीसरे दिन मैं नहीं लिखूंगी। पर ये स्क्रीनशॉट वाला आइडिया बहुत अच्छा था कि पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, उसका लिया, फिर जैसे पेपर आने वाला होता फोल्डर में सेव करते थे, अलग अलग फोल्डर बनाए हुए थे। एक जगह करोगे तो वो तो फिर मिक्स हो जाएगी। हाँ, कि मैथ्स का अलग था, रीजनिंग का अलग था, इंग्लिश का अलग था। फिर एग्जाम से पहले जैसे सारा कुछ रिवीजन हो गया, अब तुम्हारे वही क्वेश्चन है जो तुमसे अभी तक मॉक में नहीं हुए, वही वापस फंस सकते हैं, तो फिर उनका रिवीजन किया था। ओके। आप द पंडित्स ग्रुप से जुड़े हुए थे? जी सर। तो द पंडित्स एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिगनर बच्चे हैं, उनको प्रॉपर वो गाइडेंस देते हैं। डेली का टास्क भी देते हैं कि भाई ये पढ़िए, इस सोर्स से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। और आपने वहां से जुड़े हुए थे? जी सर। आप वो टास्क को फॉलो करते थे? सर टास्क को फॉलो करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं ज्यादातर खुद के हिसाब से करती थी। बट उनके टास्क को मैं देखती थी रेगुलर बेसिस पे, कि उनमें से जो भी चीजें मेरे को नहीं होती थी या मैंने कवर नहीं की हुई होती थी, तो मैं उनको फिर कवर किया करती थी। ये होता था। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, तो द पंडित जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम चैनल, उनका प्राइवेट टेलीग्राम चैनल चलता है, तो आप उस क्लोज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन होके वहां जो टास्क बताया जा रहा है उसके हिसाब से, उन सोर्सेस के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो बहुत बेटर है। और वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत मतलब उसमें से काफी हमारे पढ़ाए हुए भी हैं, और जो मॉक टेस्ट भी आते हैं उनके। हाँ सर। मॉक टेस्ट लगाए आपने? सारे पूरे लगाए हैं उन्होंने। प्री का भी निकाला था, फिर मेंस का भी निकाला था, दोनों के लिए थे, दोनों के प्रॉपर मॉक्स दिए थे, नंबर लिखे थे कैसे का। हालांकि उनके में मेरे नंबर नहीं आते थे, क्योंकि उनका क्वालिटी अच्छी होती थी एकदम से। बट ये है कि छोड़े नहीं थे कि वो देने हैं तो देने ही है, चाहे नंबर ही कम आए, ये होता था। और इसकी चीज की लास्ट में मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जो लास्ट में एग्जाम पैटर्न का पता नहीं कि तुम्हारा इजी क्वेश्चन आ जाए, टफ क्वेश्चन आ जाए, कैसे तैयार हर चीज के लिए रहना चाहिए। जैसे CHSL मेंस का इजी आ गया था, तो उसमें भी अपना दिमाग शांत रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बौखला गया एकदम से, इजी क्वेश्चन आ गया हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें भी, और फिर ऐसा होता है कि मतलब जैसे मेंस का फिर भी थोड़ा मतलब रिलेटिवली टफर साइड था मैथ्स,
उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे 2-4, तो उनमें भी पेशेंस नहीं खोना है कि हाँ आराम से करो, कि मतलब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है एक बार में 25 क्वेश्चंस में कर रहे हो तुम, नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्टली स्किप करो, उसको अगले राउंड में देखो कि एक बार में वो करने हैं जो आराम से हो रहे हैं, क्योंकि देख के पता चल जाता है इतनी तैयारी के बाद कि कौन सा क्वेश्चन होगा कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। फिर उसके बाद अगले राउंड में उन क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, फिर उसमें भी हो जाते हैं, मैक्सिमम ही होता है। 2 राउंड में पेपर सॉल्व किया? हाँ सर, 2 राउंड में। तो आपने ASO ME की पोस्ट ली है, फर्स्ट चॉइस थी? जी सर। तो ये फर्स्ट चॉइस क्यों रही? सर ME तो ME ही है। बाकी सर क्योंकि एक तो ये है कि राजस्थान घर पास में है, तो फिर अगर कुछ और लेते तो उसमें ये भी था कि घर से दूर जाने का वो होता है, तो और हमको तो चाहिए घर पास। हाँ। तो इसलिए दिल्ली सबसे बेस्ट, और ASO ME सबसे बेस्ट चाहिए उनमें। तो लड़कियों के लिए SSC सीजीएल में अगर कोई जानना चाहता है तो ये 2 पोस्ट सबसे बढ़िया हैं, ASO ME और ASO CSS। ये प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, बढ़िया AC वाला ऑफिस रहेगा, 9 to 5 जॉब है, कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। हालांकि MEA में विदेश मंत्रालय में CSS के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा काम है। CSS में तो वर्कलोड तभी बढ़ता है जब पार्लियामेंट सेशन चलता है। इसमें तो आपको जितना भी हमारे देश और फॉरेन के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हो रहा है, वो डेली का ड्राफ्टिंग का काम जो है इनका रहेगा। तो DV कराने गए थे अभी MEA के ऑफिस में, तो कैसा लगा ऑफिस? सर बिल्कुल सरकारी, वहाँ पे वर्क कल्चर भी देखा होगा कि कैसे, कैसा लगा? सर ऐसा लगा ही नहीं, बिल्कुल सरकारी नगर पालिका वाले ऑफिस होते हैं और वो जो क्योंकि अपने वहाँ होती है ना एक छवि की सरकारी दफ्तर, पंखा हिल रहा होगा, फाइलें पड़ी होंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, एकदम बढ़िया ऑफिस था सर। और लोग भी काफी कोऑपरेटिव थे, वहाँ पे DV कराने गई थे तो ऐसा नहीं था कि थोड़ा जैसे सीरियस माहौल बनाया हुआ हो, एकदम का बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में जैसे सैलरी तो है ही आपकी, और क्या क्या पक्ष हैं जो आप जानती हो, बताना चाहोगे? सर एक तो फॉरेन जाने का 2-3 साल बाद, सबसे बड़ा तो वही है कि 2-3 साल बाद तुम फॉरेन जा सकते हो, अगर जिसको पहले से हो कि हाँ मुझे फॉरेन जाना है, वो फिर फॉरेन में उसके हिसाब से सैलरी भी हो जाती है, और बाकी सारी मेडिकल की फैसिलिटीज और बाकी सारी एजुकेशन वगैरह की, अगर तुम्हारी फैमिली की हो, बाकी सब वो हो ही जाता है। और ज्वाइनिंग तो आपकी दिल्ली में रहेगी? हाँ सर, ज्वाइनिंग तो लाइफ टाइम दिल्ली रहेगी। जी सर। तो दिल्ली को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ के पॉल्यूशन को अपने फेफड़ों में समा सकते हैं, यहाँ के ट्रैफिक को अपनी आंखों में समा सकते हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेस्ट चॉइस। और दिल्ली के अलावा शहर है कौन सा भी हमारे नॉर्थ इंडिया में? दिल्ली, इंदौर, चंडीगढ़, ये अच्छे शहर हैं, तो काम करके आपको मजा आएगा। हाँ सर। तो ये जर्नी तुरंत शुरू हुई 2023 के एंड में, और ये खत्म भी हो गई। सबसे अच्छी चीज ही ये हुई है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे लोगों को कि 3-3, 4-4 साल तक उसी SSC के दलदल में फंस जाते हैं, निकलते नहीं है, लूप चलता रहता है। वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से चलता है। वो तो है ही सर, क्योंकि उन्होंने स्किप कर करके पढ़ा है, टिक के नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट नहीं करे, प्रैक्टिस, उनको जानकारी नहीं है पैटर्न की, वो एग्जाम नया आता है स्विच करते रहते हैं। अभी सीजीएल की वैकेंसी आई, ALP की आएगी तो ALP की में लग गए, उसमें लग गए, और सही तरीके से उन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा। जबकि सीजीएल तो ऐसा एग्जाम है, अगर सीजीएल के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ लिया जाए तो रेलवे के भी, CHSL, CPO, MTS सभी आप दे सकते हो सर। यहाँ तक कि UPSC CSET वाले लोग भी आपसे पढ़ते हैं। अच्छा जी सर। तो आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे हमसे? हाँ सर, बहुत सारे लोग पढ़ते थे, क्योंकि SSC के भी थे, फिर काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे राजस्थान में भी, तो वे मैथ्स के लिए भी आपको देखते रहते हैं, देखा है मैंने काफी लोगों को। तो उनका रिव्यू क्या रहता है? कुछ लोग कहते होंगे सर तो बहुत ही ऊपर तक ले जाते हैं। हाँ सर, ये तो है ही है, मतलब पर ये है कि अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो तुमको सारे लेवल देखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि तुमने सिर्फ इजी या अपने लेवल का देख के एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम में जो भी आ रहा है, एग्जाम लेवल का जो भी आ रहा है सब पढ़ना है। जी सर। तो 1x की स्पीड में लेक्चर दिखते तो बोरिंग लगता होगा ना? हाँ सर क्योंकि बहुत धीरे धीरे होता था, और ये तो 2x पे देख लेते थे आराम से, 2-3 वीडियो एक दिन में तो हो जाती थी। आगे फिर क्या प्लान है फ्यूचर का, UPSC की तैयारी करने का? सर UPSC की तैयारी करने की इच्छा है, तो ट्राई जरूर करेंगे एक बार। ट्राई जरूर करना है। ट्राई तो सर, हालांकि मतलब ग्रेजुएशन के बाद मेरी इच्छा UPSC की ही थी, बट घर की कंडीशंस को देखते हुए और ये सब देखते हुए फिर सोचा कि एक बार CGL में देके थोड़ी वो ले ली जाए स्टेबिलिटी, फिर एक वो रहेगा, तो उसके बाद UPSC की जाएगी। नहीं, ये सही डिसीजन रहा।
अगर आप बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं हैं और सीधा सोचो अब होगी ग्रेजुएशन, हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी, तो फिर आप मान के चलिए, देखो किसी का एक बार में या 2 बार में हो जाए भगवान की कृपा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। और इतना अच्छा नसीब आप लोगों का है नहीं, ये इतना अच्छा नसीब होता तो अंबानी के घर में ही पैदा हो जाते। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रैंक 1 जिसकी आई है, 4 अटेम्प्ट दिए, 5वें अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन हुआ। 2018 से तैयारी करते करते 2025 में आके सफलता मिली, 3 अटेम्प्ट तक तो प्री भी नहीं निकला। तो अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हो, इतने लंबे इंतजार कर सकते हो, तो यूपीएससी की तैयारी करें। अभी मेरे दोस्त हैं कुछ, वो 2016 में, मैं बीटेक हूँ, मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं इनसे 2 साल ही छोटा हूँ बस। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2016 से, अभी 2025 हो गया, अब उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। लेकिन वो इतने टैलेंटेड थे कि वो सीजीएल की नौकरी ले सकते थे। और सीजीएल की नौकरी अगर सपोज वो 2020 में या 19 में ले लेते, तो सीजीएल की नौकरी करते हुए वो 4-5 साल अगर यूपीएससी का पढ़ते रहते, तो शायद यूपीएससी भी हो जाता। तो वो कितनी बड़ी ब्लंडर रही। हाँ सर, तो अगर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम गांव देहात के नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, एसएससी के लिए जाइए। और एसएससी की जॉब भी शायद आपको इतनी पसंद आए कि आप उसमें ही अपना करियर सेटल कर लो। जी सर। जैसे ये है, ज़्यादातर यूपीएससी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एमईए का काम बढ़िया चल ही रहा है, बढ़िया मन की जॉब है, सैलरी अच्छी खासी है, विदेश जाने का एक्सपोजर मिलेगा ही, और वहाँ सुविधाएं हैं, ऑफिस से बढ़िया सब कुछ, और वो ऑफिस का स्टाफ बहुत बढ़िया रहेगा, कोलीग बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो वहीं पे कैरियर भी सेटल कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और यूपीएससी करना है तो एसएससी बढ़िया एग्जाम है, और एसएससी ऐसा एग्जाम है कि उसके नीचे बहुत सारे पेपर हैं जो एसएससी के सिलेबस से मैच खाते हैं, आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 2 मल्टीपल पेपर दे सकते हैं। वही सर, सबसे बड़ी चीज की अगर एक एग्जाम भी खराब हो गया तो चलो दूसरे की होप है कि हाँ इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। राजस्थान के भी स्टेट एग्जाम का बहुत भौकाल है, हालांकि गड़बड़ रहते हैं सब, ठीक है सर, इसलिए ट्राई करने की सोची भी नहीं। बुरा हाल बहुत है, तो वो कभी ट्राई नहीं किए। नहीं सर। लेकिन अभी भी राजस्थान के बच्चे स्टेट एग्जाम की, आरएस की, इनकी तैयारी बहुत करते हैं। हाँ सर, वो तो करते ही हैं। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरफ कम आते हैं। उनको पता है कि चीटिंग होती है, गलत तरीके से भी नौकरियां दी जाती हैं, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत गड़बड़ होती है। भी आपके पशु परिचर का पेपर था ना, कितना गड़बड़ हुआ है उसमें। तो क्या कारण है कि ये लोग राजस्थान के आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उनकी नौकरियां लग रही हैं। अभी इस साल में अगर कहूँ, मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है, लोग कहते हैं कि बिहार से गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा निकल रही हैं, बिहार से नहीं भाई, बिहार बहुत पीछे छूट गया। अब बिहार बहुत पीछे छूट गया है औद्योगिक विकास में भी और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी। राजस्थान वाले बहुत आगे निकल गए। राजस्थान के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, बिहार तो कहीं भी नहीं है। तो क्या कारण है, कौन सी आपको टॉनिक मिला है राजस्थान के बच्चों को? सर, राजस्थान के लोगों का वही है, जैसे गांव देहात का माहौल होता है, तो एक होती है ना सरकारी अफसर वाली, कि बचपन से ही कि हाँ सरकारी अफसर बनना है, सरकारी अफसर बनना है, तो वो चीज मोटिवेट करती ही है। ये सब तो सही टाइम पे गाइडेंस मिल गई, इसका बहुत फायदा हुआ। हाँ सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि अच्छा, अभी जैसे नौकरी लगी होगी तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आते भी होंगे लाइब्रेरी में कि हमें भी कुछ बताओ, हमें भी सजेशन दो। तो क्या सजेशन देते हो आप उनको? इनको भी दो कैमरे पे। कि एक बार तो सिलेबस करो, अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें पढ़नी है, टिक के एक बार सारी चीजें करनी है। इजी चीजें भी पढ़नी है, टफ चीजें भी पढ़नी है। टफ चीजें ज्यादा मतलब उन पे ज्यादा दिमाग दौड़ाना है, और जो इम्पोर्टेंट है उसका तो मल्टीपल रिवीजन करना ही है, नो डाउट। और फिर उसके बाद एक बार सिलेबस करो कंप्लीट, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करो, और जितने हो सके, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो उससे ज्यादा मॉक्स दो। और फिर उनको एनालिसिस करो अच्छे से। तो कोई कुछ नहीं है कि तुम्हारा ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाएगा, फिर आराम से तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। डेली की मतलब एक साल अपने लगभग तैयारी करी है? हाँ सर, 1-1.5 साल हो गई थी। 6 महीने में पहले सिलेबस कर लिया था, फिर उसके बाद 1 साल प्रॉपर रिवीजन और मॉक दिए थे। 6 महीने में पूरा एसएससी का सिलेबस आपने कर लिया? हाँ सर। लेकिन वो तभी संभव हो पाया जब आपने रिकॉर्डेड क्लास हाँ सर, रिकॉर्डेड क्लास ली, 2x पे देखते थे, तो 3-3, 4-4 क्लासेस देख लेते थे, तो जल्दी जल्दी सिलेबस होता गया। तो ये दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी? कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए सीजल के लिए? सर, ये बच्चे मतलब अलग अलग बच्चों पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा बेसिक
ठीक ठाक था। तो मैं मेरा एवरेज 8 घंटे निकलता था। ये किसी दिन मन नहीं किया तो 6 घंटे भी हो रहा है, किसी दिन 10 घंटे भी जा रहा है। पर वो खुद को, इंसान को अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए कि अगर उसकी बेसिक चीजें ज्यादा कमजोर हैं तो उसको बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको भी 10-12 घंटे आराम से निकालने पड़ सकते हैं। 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी 1-1.5 साल तक, ये एक स्ट्रेसफुल काम है। तो स्ट्रेस हो जाता था, पढ़ाई में मन भी नहीं करता, तो फिर क्या करते थे दोबारा पढ़ाई में मन लगाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए? सर घर का माहौल, मतलब एक तो घर वाले सपोर्टिव थे और घर की कंडीशंस ऐसी थी कि वैसे ही मोटिवेशन आ जाता था। मेरे पापा को मतलब पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो उनकी अभी तक शॉप थी, तो अभी पिछले साल वो बंद हो गई थी परमानेंट। पापा की किस चीज की शॉप? सिर पर छूने के सामान की थी, छोटी सी दुकान थी, तो वो बंद हो गई थी अभी पिछले साल। तो अभी घर में सब कुछ दिखता है तो वो अंदर से वैसे ही मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। किसी दिन होता था मतलब मूड ऑफ होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो भाई तो आई, फिर वो समझाता था कि ऐसे कर, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। बाकी घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मम्मी पापा, और हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो सारे घर में सारे रहते थे कि चाचा ताऊ जी वगैरह सारे बहुत सपोर्टिव थे। हाँ। तो जो बच्चे पूछते हैं सर मोटिवेट कैसे रख पाए पढ़ाई के लिए, घर वालों से ज्यादा है, आपके घर की आर्थिक स्थिति से ज्यादा है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने से ज्यादा और क्या मोटिवेशन हो सकता है? अगर ये चीज ध्यान में हो तो आपको मन ही नहीं करेगा, पढ़ाई से आपका मन हटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मेहनत बहुत करी, फिर उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ तो घर वाले बहुत खुश। रात को रिजल्ट आया था, मतलब विदेश मंत्रालय ये सुन के ही मतलब मैं तो शॉक थी कि ये क्या हो गया, एकदम से रिजल्ट आ गया और ये सब। तो सब बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। सबसे पहले आपने किसको बताया? सर मेरे खुद को नहीं पता था, क्योंकि रात को 12 बजे रिजल्ट आया था, मैं सो गई थी, तो भाई का कॉल आया, उसने देखा, बोला MEA मिल गई। फिर एकदम खुश, मतलब उसी को पता था सबसे पहले और उसी ने न्यूज़ दी। फिर मैंने सबको बताया घर में, तो सब एकदम खुश थे। फिर अगले दिन वही होता है राजस्थान में कि हाँ कि सबको बताया, पापा जा के बता रहे हैं सबको, मम्मी कॉल करके बता रही है सबको कि बेटी का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो खुश थे सब बहुत ज्यादा। राजस्थान में वो गवर्नमेंट जॉब लगती है तो साफा वगैरह बांधते हैं? हाँ सर। आपका भी बांधा था? हाँ सर बांधा था। हमारे पुराने स्कूल के टीचर थे तो वो आए थे घर पे और वो साफा बांध के गए थे। चलो ये अच्छा कल्चर, राजस्थान वालों ने अपना कल्चर एकदम प्रिजर्व करके रखा। और सर एक ये भी होता है, सवा मनी का होता है कि हाँ राजस्थान में बोल देते हैं कि नौकरी, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, सवा मनी करवाएंगे। ये क्या होता है सवा मनी? सर इसमें मतलब यही कि भगवान का होता है थोड़ा, मतलब, और फिर खाना वाना कर खिलाते हैं सबको। हाँ ये होता है, तो वो बोल के रखते हैं कि हाँ सवा मनी करवाएंगे। करवाया आपके बच्चे ने सवा मनी? सर अभी होगी ना, ज्वाइनिंग बाद होगी। ज्वाइनिंग बाद होगी? अरे वाह, तो ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी आने वाली है? हाँ सर जल्दी आ जाएगी। ASON CSS में लगे या आप ASON MEA में लगे, इनकी ज्वाइनिंग सबसे पहले आ जाती है। हाँ सर। आपका रिजल्ट आया, मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने में ज्वाइनिंग आ जाती है और इनकी ज्वाइनिंग भी जल्दी आ जाएगी। काम करके भी आपको मजा आएगा। जी सर। चलो आप SSC CGL के दलदल से बाहर निकले जी सर। उसमें काफी सारी कृपा हमारी भी है सर। इस कृपा को आगे भी फॉरवर्ड करने की कृपा करें आप, है ना? जी सर। जी सर। और उनको भी रिकमेंड करना। जी सर। वो तो आप करोगे लाइब्रेरी सर ऑलरेडी कर ही रहे हैं और वो करेंगे भी। हाँ अच्छा लगा बातचीत करके। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बढ़िया से काम करना और देश का नाम, अपने घर वालों का नाम तो ऊंचा कर ही दिया, डिपार्टमेंट में भी अच्छे से काम करना। जी सर थैंक यू सो मच।